नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इम्प्रूवमेंट जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर को खत्म कर लिया था। इससे पहले प्रीएम्बल और शेड्यूल की वीडियो भी डाल दी थी, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह एक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग है कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, दुनिया भर में संविधान है अलग अलग देशों के पास, सभी की अपनी कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखना है कि क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सैलेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हिंदी वाले लिखेंगे संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो फर्स्ट फीचर मेरे साथ साथ लिखो क्या है। लेंथीएस्ट है, यानी कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखो रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वाले लिखेंगे लिखित और लंबा संविधान। देखो, इससे पहले एक बात समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स कैसे? रिटन और अनरिटन। हिंदी वाले लिखो लिखित और अलिखित संविधान। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नाम से क्लियर है कि जो संविधान लिखे हों, मतलब एक प्रॉपर मैनर में लिखे होते हैं, यानी कि उनका एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट होगा प्रॉपर, उसमें लिखा होता है संविधान। जैसे हमारी एक बुक है, बुक की फॉर्म में संविधान लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोचते होंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर मैनर में नहीं लिखे होते, यानी कि एक बुक की फॉर्म में नहीं है। नीड के अकॉर्डिंग जैसे ही ओवर द टाइम उनकी किसी भी तरह की जरूरत महसूस होती है किसी भी रूल की, उसको लिख दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर एक बुक के अंदर नहीं लिखे होते। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है अनरिटन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कनाडा का भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनको प्रॉपर बुक की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, कोई पेज कहीं लिखा पड़ा है, कोई किसी मंत्री के पास है, कोई किसी मंत्री के पास, यानी कि नीड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लोगों को जरूरत फील होगी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है। एक बुक की फॉर्म में नहीं है, इसलिए बोला जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट एग्जांपल है जैसे इंडिया, इसके अलावा यूएसए। हमारे यहाँ एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट है, इसके लिए असेंबली लगी थी, संविधान लिखा गया था, एक बुक की फॉर्म में है। स्टार्ट करता है प्रीएम्बल से, बीच में पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फिर एंड करेगा शेड्यूल पे। इस तरह प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है, इसको बोला गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो रिटन पोर्शन है वो ज्यादा होगा। लिखो लिखित जो भाग है वो क्या होगा? ज्यादा। और अनरिटन क्या होगा? कम। अनरिटन कैसे? अब देखो, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है देश में, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसी तरह एक पोस्ट है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में देखा जाए, जैसे हरियाणा में थी, मैं हरियाणा से हूं, जैसे लास्ट टाइम हरियाणा में थी, डेप्यूटी जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे दुष्यंत चौटाला और चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर। जो डेप्यूटी का कंसेप्ट है, यानी कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो कंसेप्ट है, ये कन्वेंशनली सेट किया गया है संविधान में, इसका कोई बखान नहीं किया गया डेप्यूटी को लेकर। जैसे कि फर्स्ट टाइम देश के जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार पटेल। उस टाइम पर लिस्ट में केवल दो ही नाम आगे चल रहे थे टॉप में, एक नेहरू जी थे, दूसरे थे सरदार पटेल। कुछ लोग सरदार पटेल के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू जी की भाषाई पकड़ अच्छी होने की वजह से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनकी काफी पहचान थी, जिस वजह से उनको देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब जो लोग सरदार पटेल के फेवर में थे वो नाराज ना हो जाएं, इसलिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए रखा गया देश का। इसी तरह लास्ट टाइम जैसे हरियाणा में कोलिशन गवर्नमेंट थी, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कोलिशन गवर्नमेंट में,
ताकि दूसरी पार्टी को भी थोड़ा रिस्पेक्ट फील हो, क्योंकि सरकार टूटने का खतरा रहता है गठबंधन सरकार के अंदर। लास्ट टाइम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से थे, तो बीजेपी और जेजेपी की कोalition गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तो मनोहर लाल खट्टर थे चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया दुष्यंत चौटाला को। तो ये जैसे अनरिटन पोर्शन है, डेप्यूटी का जो कंसेप्ट है ये अनरिटन पोर्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया लेकिन प्रैक्टिस में है, जो कि कन्वेंशनली है। इस तरह अनरिटन पोर्शन का कम यूज किया जाएगा और रिटन पोर्शन का ज्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अनरिटन पोर्शन ज्यादा होगा और रिटन पोर्शन कम। ठीक है, रिटन क्या होगा, ज्यादा, मतलब रिटन अनरिटन होगा ज्यादा और रिटन क्या होगा, कम। फिर नेक्स्ट फीचर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं मेड। मेड का मतलब क्या है, प्रॉपर हमारे संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली लगी थी 1946 में, यानी कि संविधान उस टाइम लिखा गया था बहुत से ऐसे देश से जहां से हमने अलग अलग सोर्सेज लिए, अलग अलग देशों के संविधानों को स्टडी किया, उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया एक बुक की फॉर्म में, यानी कि ये मेड है, बनाया गया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डेवलप्ड, यानी कि विकसित, विकसित संविधान होगा अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है। 15 जून 1215 को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक मैग्ना कार्टा इशू किया। मैग्ना कार्टा का मतलब है डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स दिए थे लोगों को। उस टाइम पर माना गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस टाइम पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी उस टाइम पर, और वहीं से और भी काफी सारे संविधान निकल कर आए, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है अमेरिका का। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैग्ना कार्टा इशू किया था, वहां पर कोई ऐसा मतलब कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था, पहले मैग्ना कार्टा आया, उसके बाद जैसे जैसे पॉलिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की नीड हुई वैसे वैसे सेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन वहां का। फिर नेक्स्ट फीचर है कि इसकी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन होगी, क्या होगी, लागू करने की तिथि, और एक अडॉप्शन डेट भी होगी। डिपेंड करता है कि अडॉप्शन डेट अलग है या फिर इंप्लीमेंटेशन डेट अलग है। हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन डेट अलग है, अडॉप्शन डेट अलग है। जैसे अडॉप्शन डेट क्या है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था हमारा। हमने कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था 1949 में 26 नवंबर को। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन कब हुई थी, इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। काफी सारे मतलब जो मेन प्रोविजन थे, लाइक जैसे 15 आर्टिकल्स थे टोटल, वो इसी टाइम इंप्लीमेंट कर दिए थे, लेकिन बाकी का जो पोर्शन था वो 1950 में इंप्लीमेंट किया गया। तो एक डेट होगी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉपर। यहाँ पर कोई इंप्लीमेंटेशन की डेट नहीं होती, क्योंकि ये विकसित है संविधान, जो कि ओवर द टाइम हुआ है, ग्रेजुअली नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एक ही बार संविधान लिखा गया, नीड के अकॉर्डिंग इसको अमेंड किया जाता है बार बार, जैसे अभी तक टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अमेंड ये भी होता है, लेकिन बुक नहीं है कि जिसको जब पोर्शन चाहा उठा के उसको अमेंड कर दिया। एक इसका फीचर है रिटर्न का कि यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी होगी, यूनाइटरी हो सकती है। इसके बारे में अभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, अभी के लिए ऐसे लिख लो। यूनाइटरी गवर्नमेंट हो सकती है, एकात्मक सरकार हिंदी वाले लिखेंगे। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है। फेडरल का मतलब क्या है, संघात्मक सरकार। इसके अलावा क्वासी फेडरल हो सकती है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, अर्ध संघात्मक। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ यूनाइटरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब एकात्मक सरकार। तो ये था रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत तो ब्रिटेन से ही हुई थी। तो ओल्डेस्ट यदि कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए वर्ल्ड का, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ का है, ब्रिटेन का है। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बने, जैसे पाकिस्तान का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का है, इंडिया का है। लेकिन ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो लिखो सबसे पुराना संविधान विश्व का, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन।
1215 में क्या किया गया था, मैग्ना कार्टा इश्यू किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि लोगों को राइट्स दिए गए थे उस टाइम पर। फिर अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, अमेरिका का, यूएसए। कब बना था, वैसे 87 में बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया 1789 में, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, यदि पूछा जाए आर्टिकल वाइज, यहां पर लिखो इन आर्टिकल्स। यूएसए कितने आर्टिकल हैं टोटल, 7। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए यदि इन वर्ड्स, शब्दों के आधार पर, किसका है, मोनाको का। टोटल कितने वर्ड्स हैं इसमें, 3814। अब यदि पूछा जाए लेंथीएस्ट या फिर बिगेस्ट, देखो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, आर्टिकल वाइज भी और वर्ड्स में भी। कितने आर्टिकल्स हैं टोटल, वैसे ओरिजिनली 395 थे, अभी भी 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें कुछ सब आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 51 का सब क्लोज ए, आर्टिकल जैसे 300 ए, इसी तरह टोटल अभी हो चुके हैं। वैसे 450 प्लस हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन 450 मतलब जो आंसर माना जाता है वो माना जाता है 448, ठीक है। और वर्ड्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्ड्स लिखो, शब्द 1,17,369, इतना लंबा संविधान है हमारे देश का। कुछ और फैक्ट हैं इसके अलावा, जैसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया, पूरे वर्ल्ड का किसका कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन, यूएसए का, लेकिन एशिया का जापान का। लिखो कब बना था, 1889। अमेरिका कब बना था, 1887, लेकिन अमेरिका कब बना था, 1789 में। जापान का कब बना था, 1889 में। इसके अलावा जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है मिजी कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मिजी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर अभी न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, क्यूबा। कुछ लोग सोचते हैं कि जापान का है, 2019 में बना है क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल का बना था 2015 में। नेपाल के पीछे कहानी है, 2008 के बाद वहां पर राजा रानी का कंसेप्ट खत्म कर दिया था। उससे पहले एक राजा थे वीरेंद्र सिंह, वो काफी ड्रिंक करते थे। राजा वीरेंद्र सिंह के घर पे एक पार्टी रखी गई थी, काफी ड्रिंक की हुई थी, तो उन्होंने AK-47 से अपने मॉम डैड को भी गोलियां मार दी, वहां पर कुछ 7-8 औरतें थी उनको भी गोलियां मार दी, और एंड में खुद को भी गोली मार ली। उसके बाद राजा बने वीरेंद्र सिंह के भाई। उसके बाद राजाओं का कंसेप्ट खत्म कर दिया वहां पर। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई और कॉन्स्टिट्यूशन आना स्टार्ट हुए। तो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2015 में। न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्यूबा का। तो ये था रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट फीचर हमने क्या देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का और लेंथीएस्ट है, यानी कि सबसे लंबा संविधान है, और क्या है,
लिखित है। ये फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर क्या है? लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, घोषणा करता है कि भारत क्या होगा, इंडिया टू बी सॉवरन सोशलिस्ट। सॉवरन का मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। इसके अलावा क्या होगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कुछ वर्ड थे जैसे सोशलिस्ट, लिखो ये भी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये वर्ड ऐड किए गए थे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अमेंड का मतलब होता है कुछ चेंज करना, यानी कि जब भी संविधान में कुछ बदलना होता है तो अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। ये सारे वर्ड लिखे गए हैं प्रियम्बल में। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है कि कैसा नेचर होगा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं देश में रह रहे लोगों के लिए। तो ये नेचर बताता है कि कैसा नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सॉवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इसके अलावा सेकुलर है। इन सबको मैंने क्लियर किया था प्रियम्बल वाले टॉपिक में। आप प्रियम्बल वाले टॉपिक में जाके देख सकते हैं। मैंने मतलब थोड़ा डीपली क्लियर किया था। वैसे सॉवरन का मतलब यही है कि इंडिपेंडेंटली हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, कि किस तरह की एक्सटर्नली हमने फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करनी है किसी भी देश के रिगार्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सोशलिस्ट का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का सभी में, चाहे कोई रिच हो पुअर हो मैटर नहीं करता, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है या किसी का अपना प्राइवेट धंधा है, इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोशलिस्ट। ये मतलब है इसका। एक है डेमोक्रेटिक, जैसे जहां पर रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, हम लोगों को चुनकर भेजते हैं, यानी कि जो हम पर रूल कर रहे हैं, जो एमपीज हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए बैठते हैं, उनको हमने ही चुनकर भेजा है। ये मतलब होता है डेमोक्रेसी का। रिपब्लिक का मतलब होता है, एक वर्ड होता है डोमिनियन। ये मैंने क्लियर किया था सब कुछ प्रियम्बल वाले टॉपिक में। रिपब्लिक का मतलब यह है कि जहां पर जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, उनको इलेक्ट किया है, बेशक हमने इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किया हो, लेकिन इलेक्टेड हेड होगा रिपब्लिक के अंदर। डोमिनियन के अंदर क्या होगा? वहां पर हायरार्कियल पोस्ट होती है, किंग और क्वीन होंगे, बस ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है पोस्ट, वो होता है डोमिनियन का मतलब। तो हम डोमिनियन बने थे 15 अगस्त 1947 को, जब इंडिपेंडेंस हमें मिली। फिर 26 जनवरी 1950 को जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओथ ली एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। उस टाइम पर हम बने रिपब्लिक, क्योंकि इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो। तो ये था फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड। फिर थर्ड फीचर क्या है? मिक्सचर है, लिखो मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्सचर है किसका? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, यानी कि संविधान लचीला भी है। रिजिडिटी का मतलब है सख्त, यानी कि हमारा संविधान हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। देखो फ्लेक्सिबल कैसे है, सिंपल सी प्रोसेस है, आर्टिकल 368 में बताई गई है। आर्टिकल 368 आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहो जैसे समझ आ रहे हैं थोड़े बहुत आपको। जैसे ही टॉपिक आएंगे फुल फ्लेश्ड, वहां पर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 368 में प्रोसेस बताई गई है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे वोटिंग करेंगे, उसका 51% माना जाता है सिंपल मेजोरिटी कोई भी बिल पास करने के लिए। रिजिडिटी का मतलब है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है हार्ड, मतलब हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है अमेरिका का, उसको अमेंड करना काफी मतलब मुश्किल माना जाता है। इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड भी है, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। हार्ड का मतलब जैसे प्रोसेस बताई गई है, 2/3
मेजोरिटी की। 2/3 मेजोरिटी में कैसे होगा, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं अगर किसी को अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, तो पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का मतलब है कि जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल 99 मेंबर प्रेजेंट हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो 66 मेंबर की यस हमें चाहिए उस टाइम पर अमेंड करने के लिए। ये मतलब है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि बोरोड है। क्या फीचर है? बोरोड। देखो नेक्स्ट फीचर, यानी कि उधार लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देश के अलग अलग संविधानों को असेंबली के मेंबर्स ने स्टडी किया था। जैसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली? ब्रिटेन से। कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो हमने अलग अलग देशों से लिए, इसलिए इसे कहा गया उधार लिया हुआ संविधान। ये मतलब हो गया बोरोड का। फिर नेक्स्ट फीचर क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हिंदी वाले लिखो संसदीय सरकार। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी वाले लिखो संसदीय सरकार। देखो 3 तरह की सरकार होती है, इस बात को समझो ध्यान से। एक होती है पार्लियामेंट्री, कैसी? संसदीय सरकार, जो कि अभी ब्रिटेन के अंदर है। एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जैसे यूएसए में है, अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। एक होती है सेमी प्रेसिडेंशियल, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार, सेमी प्रेसिडेंशियल। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, स्टेट का हेड अलग होगा, यानी कि स्टेट का हेड कौन है हमारे यहाँ पर? कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट का हेड अलग से होगा, जो कि नॉमिनल हेड माने जाते हैं स्टेट के, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री वर्क हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। फिर गवर्नमेंट का हेड अलग से होगा। कौन है गवर्नमेंट का हेड? प्राइम मिनिस्टर। ये कंसेप्ट कहां से हमने लिया है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर यही कंसेप्ट है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होगा, अध्यक्षात्मक सरकार के अंदर क्या होता है, स्टेट और गवर्नमेंट का हेड, स्टेट प्लस गवर्नमेंट का हेड एक ही होगा, कौन? प्रेसिडेंट। जैसे यूएसए में है, यूएसए में स्टेट का हेड भी एक ही है और गवर्नमेंट का हेड भी। इसी तरह सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होगा, सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में होगा इन दोनों को ब्लेंड कर दिया गया, यानी कि जो दोनों के मिक्स फीचर्स हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल में, यानी कि प्रेसिडेंशियल प्लस पार्लियामेंट्री। कुछ अंश उसका ले लिया जाता है और कुछ अंश पार्लियामेंट्री का, इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्सचर पार्लियामेंट्री फॉर्म का। तो ये मतलब हुआ इसका, यानी कि एक फीचर क्या है हमारे यहाँ पर, संसदीय सरकार है। फिर नेक्स्ट फीचर क्या है कि जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या स्ट्रक्चर है? क्वासी फेडरल। कैसा स्ट्रक्चर है? क्वासी फेडरल। अभी जब हमने रिटर्न और अनरिटर्न के डिफरेंस देखे थे, वहां पर मैंने बताया था आपको कि जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्वासी फेडरल भी हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है, यूनाइटरी भी हो सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वासी फेडरल। इसका मतलब क्या है? अर्ध संघात्मक। देखो एक बात ध्यान से समझो, किसी भी देश की पॉलिटी का मतलब क्या है मैंने क्लियर किया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस में लाया जाता है, यानी कि जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं उनको जब प्रैक्टिस में लाया जाए उसको बोला जाता है पॉलिटी। जिस तरह देश का राष्ट्रपति है, देश में इलेक्शन कमीशन है, ये बातें लिखी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको प्रैक्टिस में लाया जाता है। आज देश में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इलेक्शन कमीशन भी है, इलेक्शन कंडक्ट करता है, यूपीएससी है, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन है। इनको प्रैक्टिस में जब लाया जाए तब बोला जाता है पॉलिटी। तो किसी भी देश की पॉलिटी का नेचर डिसाइड करता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब देश की पॉलिटी का नेचर डिसाइड करेगा तो पॉलिटी में 2 तरह की सरकारें हो सकती हैं, यानी कि या आप ऐसा मान सकते हैं कि 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। तो जो सरकार निर्धारित करेंगे, कैसी?
एक होगी फेडरल, ठीक है, एक होगी यूनाइटरी, एक होगी फेडरल। यूनाइटरी का मतलब एकात्मक सरकार, फेडरल का मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे संघात्मक, हिंदी वाले लिखो संघात्मक, और यूनाइटरी को हिंदी में बोलेंगे एकात्मक। अब देखो यूनाइटरी कैसे, यहां पर क्या होगा, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, सॉरी सेंट्रलाइज, यानी कि यहां पर पावर्स को क्या किया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण। कैसे, जैसे जब किसी भी एक ही अथॉरिटी या एक ही संस्था या एक ही ग्रुप को सारी की सारी शक्तियां दे दी जाती हैं देश को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोला जाता है यूनाइटरी गवर्नमेंट। ब्रिटेन के अंदर स्टेट सब्जेक्ट नाम का कोई ऐसा बखान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमने शेड्यूल के टॉपिक में पढ़ा था, शेड्यूल 7 के अंदर अलग अलग लिस्ट दी गई है, स्टेट के लिए अलग लिस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वहां पर लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों ही बना सकती हैं। लेकिन यूनाइटरी गवर्नमेंट के अंदर स्टेट के पास इस तरह की कोई पावर नहीं होती। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट हो सकती हैं व्यवस्था को चलाने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इस तरह की कोई पावर नहीं होती कि स्टेट सब्जेक्ट दिए हुए स्टेट लिस्ट में जिसके लेकर वो वहां पर लॉ बना सके। यहाँ पर लॉ बनाने का काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सब्जेक्ट हैं उनको डील करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए कहा जाता है यूनाइटरी गवर्नमेंट, मतलब सारी की सारी शक्तियां दे दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी भी एक संस्था को जो सेंटर में बैठी है और चला रही है पूरे देश को। इसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसी तरह एक कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का और ये मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी शक्तियां हैं उनको क्या किया जाएगा, मतलब उनको एलोकेट कर दिया जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच में। जो भी शक्तियां हैं उनको एलोकेट कर दिया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इसके अलावा कुछ रूरल गवर्नमेंट है जैसे हमारे यहाँ पर अर्बन एरियाज में है। इसी तरह होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट। सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ था कि यहाँ पर पावर्स को एक ही संस्था के पास रखा गया था, यहाँ पर पावर्स को क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है पावर्स का। ये काम होता है फेडरल गवर्नमेंट में। जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तीन तरह की गवर्नमेंट हो गई हमारे यहाँ पर भी, तो ये मतलब होता है फेडरल का। फिर एक वर्ड आ गया क्वासी फेडरल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। क्वासी फेडरल कैसे, जैसे देखो क्वासी फेडरल इन दोनों को मिक्स कर दो, यूनाइटरी और फेडरल को, यानी कि कुछ भाग यूनाइटरी का देखने को मिलेगा और कुछ भाग फेडरल का। जैसे हमारे यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होगा, एकदम से नेचर चेंज हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी पूरे देश को। इसके अलावा जैसे फेडरल का सिस्टम कैसा है, अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है। इसके अलावा कुछ जैसे कंकरेंट लिस्ट है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकती हैं। तो कुछ भाग हमने फेडरल का लिया और कुछ यूनाइटरी का, लेकिन ज्यादातर पोर्शन देखने को मिलता है फेडरल का, ज्यादातर भाग देखने को मिला संघ का, संघीय सरकार का, इसीलिए बोला गया क्वासी फेडरल। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था केसी वेयर। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्वासी फेडरल किसने बोला है, तो ये बोला है केसी वेयर ने, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, क्वासी फेडरल। अब जैसे इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है देश के अंदर, उस टाइम पर यूनाइटरी में चेंज हो जाता है देश का स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे देश में इमरजेंसी लगी है। जैसे 75 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो इंदिरा गांधी ही पूरे देश के शासन को चला रही थी। इसी तरह होता है यूनाइटरी गवर्नमेंट में। अब जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरेशन है, फेडरेशन जो वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग है संघ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर वर्ड यूज किया गया है संघ, और इंग्लिश वर्ड वर्जन में यूज किया गया है यूनियन। जो संघ वर्ड है, फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी
संघ होता है हिंदी में, यदि ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन इनके डीपली यदि देखा जाए तो मीनिंग अलग अलग है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो एक बात समझो पहले ध्यान से कि एक वर्ड है कन्फेडरेशन। सबसे पहले वर्ड आया था चर्चा में कन्फेडरेशन, कहां से? यूएसए से। फिर एक वर्ड है फेडरेशन। पहले कन्फेडरेशन आया, फिर फेडरेशन आए, उसके बाद फेडरेशन से ही जन्म होता है यूनियन वर्ड का। अब यूनियन जो वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग है संघ। फेडरेशन वर्ड का मीनिंग भी संघ है हिंदी में। कन्फेडरेशन का मतलब है परिसंघ। देखो क्या हुआ था, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है 4 जुलाई 1776 को। तो 1777 में अमेरिका क्या बनता है? कन्फेडरेशन। क्या बनता है? कन्फेडरेशन, जो काम करता रहा 1789 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई अमेरिका के अंदर। अब इस बात को समझो कि कन्फेडरेशन का मतलब क्या है और फेडरेशन का मतलब क्या है। देखो ब्रिटेन की कॉलोनीज अलग अलग देश रहे, जिस तरह हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब आर्थिक शोषण के उद्देश्य से देशों पर साम्राज्य स्थापित किया जाता है उसको बोला जाता है कॉलोनी, कॉलोनियल स्टेट। इस तरह ब्रिटेन की कॉलोनीज हम रहे, इसी तरह अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनीज रहा था उस टाइम पर। तो अमेरिका को एकदम से इंडिपेंडेंस नहीं मिली जिस तरह हमें इंडिपेंडेंस मिली थी एकदम से। भारत के सभी राज्य उस टाइम आजाद हो गए थे, लेकिन अमेरिका की उस टाइम पर 13 कॉलोनी को फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस मिलती है 1776 में। तो जो 13 कॉलोनी थी उन्होंने मिलकर ग्रुप बना लिया जिसको नाम दिया गया कन्फेडरेशन। यानी कि यहाँ पर इस कन्फेडरेशन ग्रुप के अंदर कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं था, कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं थी कि प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ हो कि इस तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और अलग होने का जो कंसेप्ट है वो भी एग्रीमेंट के बेस पर होगा। उन्होंने वैसे ही मिलकर ग्रुप बना लिया ताकि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले इंटरनेशनल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए सिर्फ। यानी कि जो भी उनके इंटरनल मैटर्स हैं उसको कंडक्ट करेंगे खुद, जो 13 स्टेट थे उस टाइम पर। फिर धीरे धीरे 50 स्टेट बने, वो बात की बातें हैं। जो उस टाइम पर 13 कॉलोनी थी वो खुद इंटरनल मैटर अपने कंट्रोल करती थी, लेकिन एक्सटर्नल मैटर क्या था कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला, एक कॉमन गवर्नमेंट मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडक्ट करती थी। उस वर्ड को बोला गया कन्फेडरेशन। यानी कि यहाँ पर कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकता था किसी भी तरह से। कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं थे, कोई ऐसा मतलब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोई एक प्रॉपर ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जो कंडक्ट कर रही थी। तो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर अलग हो सकते थे कन्फेडरेशन के अंदर। फिर आया फेडरेशन। फेडरेशन कहाँ से आया? देखो यूएसएसआर जो है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि जो रशिया है ये पहले यूएसएसआर था। 1917 में आया था रेवोल्यूशन, यहाँ पर रेवोल्यूशन आया। फिर 1922 में शुरुआत हुई फेडरेशन बनने की, जो कि काम पूरा हो गया 1924 तक। टोटल थे 15 स्टेट। 15 स्टेट ने मिलकर बना लिया एक संघ। ठीक है, क्या बना लिया? एक संघ। यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट हो गई टोटल 15 स्टेट की आपस में। एक लीगल एग्रीमेंट हो गया कि हम सभी मिलकर साथ रहेंगे। यदि किसी को अलग होना है यहाँ से इस फेडरेशन से, तो जो लीगल एग्रीमेंट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो भी मतलब उस टाइम पर सेपरेट किया जाएगा किसी भी स्टेट को। यानी कि स्टेट अपने आप में ऑटोनॉमस है, मतलब स्वायत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं इंटरनली, उनको किस तरह की पॉलिसी एस्टेब्लिश करनी है लोगों के लिए। यहाँ तक सिस्टम यहाँ पे सही है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? इंटरनेशनल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स कंट्रोल करेगी लीगल मैनर में। यानी कि एग्रीमेंट हो चुका है यहाँ पर क्या था? कोई एग्रीमेंट नहीं था, कभी भी एक दूसरे को छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए, जिस तरह शादी से पहले का रिलेशन है जो भी चर्चा में चला हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या करते हैं लोग? एक दूसरे के साथ पहले रहेंगे, ऐसा ही देखने को मिलता है ना, जैसे ही कोई और अच्छा ऑफर मिला एक दूसरे को छोड़कर निकल जाते हैं। ये ही सिस्टम था कन्फेडरेशन में, बिल्कुल एज इट इज। फिर क्या हुआ? फेडरेशन बने। आप समझिए कि शादी हो चुकी है, शादी में क्या हुआ? लीगल एग्रीमेंट भी है। अब डिवोर्स होगा तो मतलब प्रॉपर डिवोर्स केस चलेगा कोर्ट में, तब जाकर यहाँ पर क्या होगा? सेपरेट होने का कंसेप्ट है।
अब देखिए म्यूचुअल कंसेंट के बाद क्या हुआ, स्टेट अलग हो सकते थे, बिल्कुल एज इट इज कंसेप्ट है अमेरिका का, यानी कि अमेरिका में अभी क्या है, फेडरेशन है। क्या है अमेरिका का स्ट्रक्चर, फेडरल है, फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका के अंदर। स्टेट ऑटोनॉमस है, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, उनके अपने कोर्ट भी हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो सबको कंट्रोल करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर रेजिडुरी पावर नाम की कोई चीज नहीं है, जिस तरह हमारे यहाँ पर शेड्यूल 7 में बताया गया है। कंकरेंट लिस्ट होगी जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पर फेडरेशन के अंदर इसके अलावा जैसे रेजिडुरी पावर है, यहाँ पर रेजिडुरी पावर का मतलब जो भी सब्जेक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। जैसे एआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगी, लेकिन यहाँ पर जो एआई का अभी जो मतलब मैटर है, वहां पर डिसीजन लेगी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट है 50 यूएसए के अंदर, वो इंडिपेंडेंट है अपनी पॉलिसी के लिए। मतलब हो गया फेडरेशन का। यूनियन का आप मतलब समझिए जैसे इंडियन मैरिज हो गई हमारे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इंडियन मैरिज को ऐसे ही माना जाता है कि एक दूसरे से मतलब एक माना गया है वाइफ हस्बैंड को, जैसे मतलब कि वो अलग नहीं होते, यही माना गया ना हमारे यहाँ पर। डिवोर्स जो कंसेप्ट आया था ये था वेस्टर्न का, इसीलिए इंडियन मैरिज से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है कि जैसे जो मैरिड कपल है इंडियन, दोनों को एक मान लिया जाता है भारतीय कल्चर के अनुसार, यानी कि अलग होने का कंसेप्ट नहीं है, वो सिस्टम अलग है। लीगली यदि देखा जाए कि डिवोर्स वगैरह होते हैं कोर्ट के थ्रू, वो एक अलग मैटर है। हमारे यहाँ पर संविधान में स्पेशली इसीलिए वर्ड मेंशन किया गया यूनियन। संघ हिंदी में एक ही मीनिंग है, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग डिफरेंट है। स्पेशली आर्टिकल 1 में लिखा गया है, डिटेल में मैं आपको आर्टिकल 1 में बताऊंगा। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। किसी को कंफ्यूजन हो कि क्या नाम है, भारत है इंडिया, दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात लिखी है आर्टिकल 1 के अंदर। फेडरेशन वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया गया, जो क्वासी फेडरल टर्म यूज की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसीलिए कहा जाता है अर्ध संघात्मक, क्योंकि फेडरेशन वर्ड का कहीं यूज नहीं है, वर्ड यूज किया गया है यूनियन का। यूनियन का मतलब क्या है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ पर स्टेट है, टोटल 28 स्टेट हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उस टाइम पर 565 प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिपेंडेंट थे, तो उनके सामने कंडीशन रख दी कि या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो या फिर इंडिया ज्वाइन करो। मतलब बहुत सी ऐसी रियासतों ने ज्वाइन कर लिया भारत और पाकिस्तान, कुछ बची थी उनको भी एक प्रोसेस के तहत मिला लिया गया था बाद में। जो भी आर्टिकल 370 भी 2019 में कैंसिल किया था, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा। तो टोटल 28 स्टेट हैं। इन स्टेट के पास राइट नहीं है अलग होने का। फेडरेशन में क्या है, स्टेट अलग हो सकते हैं सेंटर से, यानी कि लीगल एग्रीमेंट है। यहाँ पर कोई ऐसा म्यूचुअल कंसेंट नहीं है स्टेट के पास सेपरेट होने की, ठीक है, कि किसी भी तरह से सेपरेट हो सकते हैं। ऐसा माना गया है यूनियन के अंदर कि ये अंग है हमारे शरीर का, जिस तरह हमारे शरीर का अंग है हाथ। अब हाथ को यदि अलग कर दिया जाए तो ऐसा देखने को मिलेगा हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होगा यदि एक हाथ हमारा नहीं है। लेकिन यदि हाथ हमारे शरीर से अलग हो जाए तो अपने आप में हाथ की कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह स्टेट का कंसेप्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पर स्टेट को अलग होने का राइट नहीं है यूनियन से, इसीलिए वर्ड यूज किया गया यूनियन। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्वासी फेडरल। क्या फीचर है, क्वासी फेडरल। आप मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे आप ऐसा मानो याद करने के लिए कि कन्फेडरेशन क्या हुआ, शादी से पहले का रिलेशन, और फेडरेशन क्या हो गया आफ्टर मैरिज। कैसी मैरिज, वेस्टर्न मैरिज। अभी यहाँ पर भी बहुत मतलब डिवोर्स केसेस देखने को मिलते हैं, वैसे वेस्टर्न का ही कंसेप्ट है, पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। और इसको मान लो आप समझने के लिए इंडियन मैरिज, ठीक है, यूनियन को। तो नेक्स्ट फीचर क्या था, हमने एक फीचर पढ़ा कि रिजिडिटी है, तो साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा कुछ और बातें जो नेचर बताया गया, जैसे सोवरन है, रिपब्लिक है। इसके अलावा सेकुलर है, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फिर नेक्स्ट फीचर लिखो क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब ये हुआ आर्टिकल 326 में लिखा गया है कि आपका जो वोटिंग राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब सभी के पास वोटिंग राइट है जिनकी एज है 18+। 18+, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, ठीक है। पहले क्या थी, एज रखी गई थी 21+, फिर एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब लाया गया था, वैसे 88 में आया था लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 1989 में। इसके तहत बोल दिया गया कि जिसकी एज 18+ है उन सभी को वोटिंग राइट्स हैं, ये मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। फिर इसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट दिया गया है जो आपके मौलिक अधिकार हैं, डिटेल में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। इसी तरह एक फीचर है कि डीपीएसपी है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये आपके मौलिक अधिकार हैं कि क्या क्या हमारे पास अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं, लेकिन ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब इनकी वॉयलेशन पे आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। डीपीएसपी दिए गए हैं पार्ट 4 के अंदर, आर्टिकल 36 to 51। अब लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हुआ कि इनकी वॉयलेशन पे, डीपीएसपी की वॉयलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पर्टिकुलर स्टेट को, जैसे हरियाणा, पंजाब फॉर एग्जांपल। जैसे शराब को बैन किया गया है, मतलब वो डिपेंड करता है स्टेट पर। अब जैसे आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हरियाणा में शराब की बिक्री हो रही है खुलेआम, ये मतलब एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दी गई है स्टेट को, डिपेंड करता है स्टेट पर माने या ना माने। इनकी वॉयलेशन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते कि हरियाणा में शराब बैन हो, वो डिपेंड करता है स्टेट पर। जैसे गुजरात में शराब बैन है, वहां की सरकार ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है शराब को। बहुत से ऐसे इसके अलावा स्टेट हैं जहाँ पर खुलेआम शराब बिक रही है, तो डिपेंड करता है स्टेट पर किनको मतलब वो फॉलो करनी है नहीं करनी। इसी तरह कुछ और फीचर्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे, कि जिस तरह मैंने बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, लिखो एक बार ध्यान से देखो। एक क्या है ऑर्गन, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। एक है लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं हिंदी में विधायिका, हिंदी वाले लिखेंगे विधायिका। एक ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, हिंदी वाले लिखो कार्यपालिका। थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग का, यानी कि जो भी पॉलिसी लाई जाती है, जैसे अभी हरियाणा में है लाडो लक्ष्मी योजना, इसके तहत लड़कियों को कुछ पैसे दिए जाते हैं। और काफी सारी पॉलिसीज हैं, जैसे कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज आती हैं। जो भी पॉलिसी आएगी हमारे लिए, वो पॉलिसी लेकर आती है लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है। ये काम है विधायिका का, लॉ मेकिंग का। फिर जो पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना, उसको लागू करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर के पार्ट कौन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, सभी जो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग काम करते हैं सभी लेजिस्लेचर का पार्ट है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ए ग्रुप से लेकर डी ग्रुप तक, टीचर्स, क्लर्क, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स, मतलब सभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एग्जीक्यूटिव का पार्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसियां हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम करना स्टार्ट कर देंगी, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। फिर है जुडिशरी, न्यायपालिका। जुडिशरी का काम क्या है, लॉ को चेक करना कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बना तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। ये काम है जुडिशरी का। अब फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका।
मतलब ये हुआ कि जुडिशरी के काम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टांग नहीं डाल सकती, ये मतलब हुआ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। नेक्स्ट फीचर क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन प्रावधान, जैसे आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, आर्टिकल 350 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि अभी तक आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, हमारे यहाँ पर ऐसी नौबत अभी तक नहीं आई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं कि आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है किसी भी तरह के एक्सटर्नल वॉर या एग्रेशन के दौरान। प्रेसिडेंट रूल किया जा सकता है यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रखा जाता किसी भी स्टेट के अंदर, उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है स्टेट पे, जैसे मणिपुर में लगा था प्रेसिडेंट रूल। फिर एक फीचर है इंडिपेंडेंट एजेंसी। कुछ एजेंसीज हैं जैसे इंडिपेंडेंटली जो काम करती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो गया। फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को, जो भी पैसा आता है सरकार के पास उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ऐसे इलेक्शन कमीशन हो गया। इसी तरह यूपीएससी हो गया, आर्टिकल 315 में यूपीएससी के लिए बताया गया है। इसी तरह और काफी सारे कमीशन हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे।